बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे जी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो हैं, लिम्फोसाइट्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं जी, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये हमारी बॉडी में कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो के अंदर। और बोन मैरो के अंदर टी लिम्फोसाइट्स कौन से बोन के अंदर जो है? बोन मैरो के अंदर थाइमस के, अच्छा ये बोन मैरो के अंदर वाइट जो बोन मैरो है बोन मैरो के अंदर बनते हैं। और बोन मैरो के अंदर बनने के बाद बोन से आते हैं ब्लड में, ब्लड से जो है चले जाते हैं ये थाइमस ग्लैंड के अंदर। ठीक है जी, फिर से सुने, बनेंगे ये बॉडी की बोन्स के अंदर, बोन मैरो के अंदर। जब ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं तो ये इमैच्योर होते हैं। अब इमैच्योर होते हैं फिर ये आ जाते हैं ब्लड में। ब्लड इन्हें ले जाता है थाइमस ग्लैंड के अंदर, यानी स्टर्नम के नीचे, सीने की हड्डी जो स्टर्नम है, स्टर्नम के नीचे ये मौजूद है। थाइमस ग्लैंड के अंदर जब ब्लड इन्हें लेकर जाता है तो ये थाइमस ग्लैंड के अंदर जाकर रहते हैं। वहाँ पर जाके जो है ये इमैच्योर सेल्स जो हैं ये मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये मैच्योर कहाँ पर आकर हुए हैं? ये थाइमस ग्लैंड के अंदर आकर मैच्योर हुए हैं, बने ये बोन मैरो के अंदर हैं। उसके बाद जो है लिम्फो, अगर हम बी लिम्फोसाइट की बात करें तो बी लिम्फोसाइट्स जो है हमारी बॉडी में बोन मैरो के अंदर बनते हैं। और मिच्योर भी कहाँ पर होते हैं? बोन मैरो के अंदर ही मिच्योर होते हैं। ठीक है जी, तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये थाइमस में आके मिच्योर होते हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये बोन मैरो में ही मिच्योर होते हैं। और ज़्यादातर इनकी मतलब बी लिम्फोसाइट्स कहाँ पर होते हैं? लिवर के अंदर एंड स्प्लीन के अंदर। उसके बाद जो है अगर हम बात करें इनके सेल्स की, तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट सेल्स की दो किस्में हैं। एक हेल्पर सेल्स जिनको टी हेल्पर सेल्स भी कहते होते हैं, और एक किलर सेल्स। तो जो किलर सेल्स हैं इनकी फिर आगे दो किस्में हैं। एक टी किलर सेल्स, टी स्टैंड्स फॉर जो थाइमस हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, तो टी स्टैंड्स फॉर टी जो है टी किलर सेल्स, और दूसरे नंबर पर जो है मेमोरी सेल्स। एक्चुअली बच्चों मेमोरी सेल्स जो हैं ये हर एक सेल के साथ एक इजाफी मतलब कह लें उसकी जो कॉपी होगी, जो याददाश्त के तौर पर महफूज रखी जाएगी, उसको मेमोरी सेल कहा जाता है। यानी आने फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए महफूज कर दी जाती है बॉडी में। उसके बाद जो है अगर हम बात करें बी लिम्फोसाइट्स की, तो बी लिम्फोसाइट्स के अंदर जो उसकी किस्में हैं, एक है जी कोलोन सेल, और कोलोन सेल के साथ जो दूसरी किस्म है सेल्स की वो है मेमोरी सेल्स। कोलोन सेल के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं। देखें ये भी चीज़ एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखनी है कि एंटीबॉडीज़, हमने अभी कुछ देर पहले ही ये टॉपिक पढ़ा है कि एंटीबॉडीज़ बनती कहाँ पर है? बी लिम्फोसाइट्स के अंदर। अब बी लिम्फोसाइट के कौन से सेल में एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं? कोलोन सेल्स के अंदर। यानी बी लिम्फोसाइट दो तरह के हैं, कोलोन सेल या मेमोरी सेल्स। तो कोलोन सेल्स के अंदर ये बन रही होती हैं एंटीबॉडीज़। उसके बाद जो है टी लिम्फोसाइट्स में अगर हम बात करें तो हेल्पर सेल्स जो होते हैं, हेल्पर सेल्स भी फिर आगे दो तरह के हैं। एक मेमोरी सेल्स जो जिनका काम ये है कि वो महफूज रखेंगे कि याददाश्त को, कि यहाँ पर इस तरह का एंटीजन आया था, हमने इसे पकड़ा था, पकड़ के मारा था, और फ्यूचर में भी आ सकता है। उसके बाद दूसरी जो हेल्पर सेल्स की किस्म वो है साइटोकाइंस। और साइटोकाइंस जाकर कहाँ पर ये एक्ट करते हैं? ये बी लिम्फोसाइट्स पे एक्ट करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स फिर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। फिर से सुने, टी लिम्फोसाइट्स की जो हेल्पर सेल्स हैं, हेल्पर सेल्स की जो एक किस्म है साइटोकाइंस। साइटोकाइंस का फंक्शन ये होता है कि वो बी लिम्फोसाइट पर जाकर एक्ट करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स को ये बताते हैं कि भाई जरासीम आ गए हैं, एंटीबॉडीज़ बना लो। तो फिर बी लिम्फोसाइट क्या करता है? कोलोन सेल्स जो हैं बी लिम्फोसाइट के, वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ये हमने इनकी जनरल अभी इनके सेल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है कि सेल बने कहाँ पर और इनके सेल्स की कौन सी किस्में हैं। तो अब जो है इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी देखते हैं हम टी लिम्फोसाइट में। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये रिकग्नाइज करते हैं, यानी ये पहचान सकते हैं सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को। मीन सेल्फ बॉडी के अपने अगर कह लें कि जो एंटीजन्स हैं उनको ये पहचानते हैं, और बाहर से जो एंटीजन अटैक करते हैं बॉडी पर उनको भी ये पहचान लेते हैं। तो ये अपने वालों को कुछ नहीं कहते होते, बाहर से जितने भी एंटीजन आए हैं ये उनको पकड़ के किल करेंगे। उसके बाद जो है कम्बैट का मतलब है कि ये जंग करते हैं, लड़ाई करते हैं, फिजिकल फाइट होती है जी यहाँ पे। केमिकल फाइट नहीं है, ये कोई केमिकल नहीं प्रोड्यूस कर रही है सेल,
जरासीम को जो है निगलने की, जरासीम इनसे लड़ रहा है, ये उससे लड़ रहे हैं, मतलब ये जरासीम को निगलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कम्बैट मीन फिजिकल फाइट करते हैं जर्म्स के साथ और जर्म्स को निगलने की कोशिश करते हैं। और फिर क्या करते हैं जी, एलिमिनेट फॉरेन पार्टिकल्स, जो बाहर से जो पार्टिकल्स आए हैं, फॉरेन पार्टिकल मीन जो जरासीम बाहर से आया है उसको जो है फॉरेन पार्टिकल्स को ख़त्म एलिमिनेट कर देते हैं। या फिर जो है ये टिश्यू रिजेक्शन मीन अगर हमने कोई किडनी वगैरह लगवाई है किसी ने, या फिर कोई भी कोई टिश्यू उसने बॉडी में ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है, तो अगर वो टिश्यू मैच नहीं करता बॉडी के साथ तो ये भी उस टिश्यू को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो यही है कि ये टिश्यू हमारी बॉडी का नहीं है। तो इस तरह का जो इनका ये जो रिस्पॉन्स है कि वो जरासीम को पकड़ के कम्बैट उसको लड़ना या टिश्यू को रिजेक्ट करना और सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानना, इस तरह का जो रिस्पॉन्स होता है टी लिम्फोसाइट्स का, उसे हम नाम देते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स किन का, ये टी लिम्फोसाइट्स का है। उसके बाद हम बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स की। तो बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये भी रिकग्नाइज करते हैं सेल्फ नॉन सेल्फ, ये दोनों को रिकग्नाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है कि ये सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, जैसे ही ये दुश्मन को पहचान लेंगे तो ये उसको देख कर जो है एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब बच्चों ये जो एंटीबॉडीज बनाते हैं ये उसी टाइम एंटीबॉडीज एट अ टाइम नहीं बन जाती कि जरासीम को देखा और देख के फ़ौरन 1 सेकंड में एंटीबॉडीज़ बन गया, ऐसा नहीं होगा। इनको अपनी एंटीबॉडीज़ बनाने में थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, क्योंकि इन्होंने जब जर्म को देखना है, उसको देखकर उसी के फ़ॉर्मूले के मुताबिक फिर उन्होंने एंटीबॉडीज़ तैयार करनी है। और एंटीबॉडीज़ के साथ ये मेमोरी सेल्स भी तैयार करेंगे, क्योंकि मेमोरी सेल्स में ये कह लें फ़ीड कर देंगे, इन्फॉर्मेशन डाल देंगे कि इस जरासीम की या इस एंटीजन का ये फ़ॉर्मूला था, हमने इसको पढ़ के ये एंटीबॉडी बनाई है। तो ये फॉर्म करते हैं प्लाज्मा कोलोन सेल, और मतलब ये फिर जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये कोलोन सेल्स में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स, मतलब फिर ये क्या होता है कि ये इनकी जो एंटीबॉडी होती है वो बाहर से जो एंटीजन आया है उसके साथ जाकर जुड़ जाती है और जुड़कर जो है वो उसे ख़त्म कर देती है, इनकी एंटीबॉडी बाहर से आने वाले एंटीजन के साथ। जब एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों जुड़ जाते हैं तो उनके जुड़ने से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम नाम देते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। इसके अलावा असिस्ट फैगोसाइटोसिस का मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, ये फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं, यानी जर्म्स को निगलने में भी हेल्प कर रहे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। उसके बाद और एंटी टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी कि जो जर्म्स ने टॉक्सिन प्रोड्यूस किए हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये उन टॉक्सिन्स को ख़त्म करने के लिए कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे जिनको हम नाम देते हैं एंटी टॉक्सिन्स। और इनकी ये जितने भी फीचर्स हैं, मतलब इस तरह से बॉडी के अंदर ये जो रिस्पॉन्स इन्होंने पैदा किया जर्म्स को पकड़ के एंटीबॉडी बनाने का, एंटी टॉक्सिन पैदा करने का, ये जो सारा रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, किनका रिस्पॉन्स है, ये बी लिम्फोसाइट का है। और इस रिस्पॉन्स को हम नाम देते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो आपने याद रखना है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बी लिम्फोसाइट्स की तरफ से आया है और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो टी लिम्फोसाइट्स की तरफ से आया है। इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन भी जो है वो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या वैक्सीनेशन के प्रोसेस में हम करवाते क्या हैं, एक्चुअली हम वीक जो एंटीजन्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह या पैथोजेंस जो होते हैं जो वीक होते हैं, उनको हम अपनी बॉडी में खुद से इंसर्ट करवाते हैं। अब जब वीक वालों को हमने खुद से इंसर्ट करवाया, वो एक्चुअली एंटीजन ही है ना उनके, वो बॉडी के लिए तो एंटीजन नहीं है। अब जैसे ही हमारी वो बॉडी में जाएंगे तो बॉडी के सेल्स जो है उसे दुश्मन समझेंगे, नॉन सेल्फ जो है हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है वो, तो वो उसे दुश्मन समझ के जो है वो पकड़ के जो है एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगे, देन उनको किल करेंगे और साथ में महफूज कर देंगे मेमोरी सेल के अंदर के फ्यूचर में भी कोई ऐसा जरासीम आ सकता है। तो जब फ्यूचर में वही जरासीम जब अटैक करेगा तो बॉडी के पास ऑलरेडी एंटीबॉडी बने पड़े होंगे उसके खिलाफ, क्योंकि बॉडी ने बनाए थे पहली दफ़ा। तो फिर बॉडी जो है फ़ौरन से एंटीबॉडी बने बनाए फ़ौरन से अटैक करते हैं और ख़त्म कर देते हैं उसे। उसके बाद जो है वैक्सीनेशन में यहाँ पे जो वैक्सीन जो बन चुकी हैं पोलियो के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, मीजल्स के लिए, मम्प्स के लिए, इस तरह से कई तरह की वैक्सीन बन चुकी हैं। और वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है ये एक्चुअली ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स ही की एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कितनी तरह की है, 2 तरह की इम्यूनिटी है, आपकी बुक में यहाँ पे डिस्कस हुई, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अगर हम बात करें एक्टिव इम्यूनिटी की, तो एक्टिव इम्यूनिटी की जो एग्जांपल है वो हमारे पास है वैक्सीन्स। बच्चों एक्टिव का मतलब ये होता है खुद से कोई काम करना या खुद से कोई काम करवाना, ठीक है जी।
यानी हमने खुद से बॉडी को काम करवाना है। जैसे वैक्सीन अगर हम बॉडी में खुद से एंटर कर रहे हैं ना, तो वैक्सीन बॉडी में हम खुद से एंटर कर रहे होते हैं, तो ये जो है ये एक्टिव इम्यूनिटी है। और एक्टिव इम्यूनिटी को पहले पढ़ लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, मीन हम खुद वैक्सीनेशन के प्रोसेस में हमने क्या करवाया, खुद से वो जरासीम डाले हैं और उन जरासीम के थ्रू हमने स्टिमुलस दिया बॉडी को, और बॉडी ने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स पैदा किया। रिस्पॉन्स कैसे पैदा किया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके। तो सम टाइम होता है नेचुरल स्टिमुलस भी आ सकता है। नेचुरल स्टिमुलस मीन बाज दफ़ा बॉडी जो है वो अपने ही सेल्स को दुश्मन समझ बैठती है। बॉडी के अपने सेल्स थोड़ा बहुत म्यूटेशन होती है, उनमें चेंज हो जाते हैं, तो बॉडी अपने ही सेल्स को दुश्मन समझ बैठती है। तो हम इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब ये होगा कि जब हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो कि पहले हमारी बॉडी के सेल्स को कुछ भी नहीं कह रहे थे, वो अगर अपने ही सेल्स को दुश्मन समझे और अपने ही सेल्स को तबाह करना स्टार्ट कर दे, तो हम इसको नाम देते हैं कि ये ऑटो इम्यून हो गया, यानी हमारा इम्यून सिस्टम अपने खिलाफ ही हो गया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा हो तो वो एक्सेप्शनल केसेस में होता है। उसके बाद जो है सेल्फ एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, सेल्फ रिकग्निशन होती है, यानी बॉडी पहचान रही होती है कि ये मेरा मालिक्यूल है, ये मेरी बॉडी का मालिक्यूल नहीं है। सेल्फ एंटीबॉडी फॉर्मेशन, और इसमें बॉडी अपने ही एंटीबॉडीज़ बनाती है। जैसे अगर वो समझे पोलियो की जो वैक्सीन जब लगाई जाती है, तो उस वैक्सीन में तो हमने जरासीम ही एंटर किए हैं बॉडी में, लेकिन बॉडी ने क्या किया, उस जरासीम को देखकर खुद से एंटीबॉडीज़ बनाए हैं उस जरासीम के खिलाफ। तो ये जो खुद से एंटीबॉडी बॉडी ने बनाए हैं, हम इसको क्या नाम देंगे, सेल्फ एंटीबॉडी फॉर्मेशन। ये एक्टिव इम्यूनिटी में आ जाता है। उसके बाद मेमोरी सेल भी लाजमी बनाए जाते हैं। मेमोरी सेल का मकसद ये होता है कि फ्यूचर में अगर अटैक हो तो बॉडी को दोबारा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है कि बॉडी एंटीबॉडी अचानक से नहीं बना सकती, एंटीबॉडी बनाने में कुछ दिन लगते हैं। तो वो जो मेमोरी सेल का फ़ायदा ये होता है कि बॉडी के पास बने बनाए, मतलब पहले फार्मूला पहले सेव होता है, बॉडी फ़ौरन से बना सकती है एंटीबॉडी। तो मेमोरी सेल का फ़ायदा है इस सूरत में। तो अब जो है हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड एंटीबॉडीज़ इंजेक्टेड, यानी कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो बने बनाए ही हम बॉडी में डाल रहे होते हैं। एक्टिव में हमने एंटीबॉडी बॉडी में इंसर्ट नहीं किए, हमारी बॉडी ने खुद से एंटीबॉडी बनाए हैं अपने। जबकि पैसिव में हम क्या कर रहे हैं, पैसिव में हम बने बनाए एंटीबॉडी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। ऑलवेज आर्टिफिशियल, यानी इसमें क्या है कि हमेशा जो है एंटीबॉडी बाहर से ही हम एंटर करते हैं बॉडी, बॉडी खुद के एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती। और इसकी एग्जांपल क्या है जी, एंटी सीरा या एंटी सीरम। एंटी सीरम का मतलब क्या है, एंटी सीरम एक ऐसा ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा मौजूद होता है उसके अंदर अगर किसी ब्लड के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद हों, तो हम उस ब्लड प्लाज्मा को क्या नाम देंगे, एंटी सीरम। और ये जो होता है ये इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में देकर समझाता हूँ कि अगर किसी को सांप ने काट लिया है, और सांप जब उसे काटेगा, नो डाउट सांप जो है वो अपने जहर के जो केमिकल्स हैं वो बॉडी में एंटर कर देगा। अब सांप का जो जहर है वो हमारी बॉडी के लिए तो एंटीजन कहलाया। अब हमारी बॉडी, हमें ये पता है हमारी बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी। अब जैसे ही वो सांप के जहर के केमिकल जो हैं वो ब्लड में जाए, ब्लड में जो गए हैं, अब ब्लड में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उन्हें पहचानेगी। अब ब्लड में जो है, बल्कि जो सेल्स हैं हमारे पास, कह लें जो भी जो हमने पढ़े हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ब्लड में, वो बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, उन जहर के केमिकल्स को पहचानेंगे और पहचान कर उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि एंटीबॉडीज़ बनाने में देर लगती है। अब वो जो ब्लड के सेल्स हैं अगर वो एंटीबॉडी बनाने लगे तो उनको तो कुछ दिन लगने हैं, उतनी देर में जहर ने तो अपना काम दिखा जाने, बंदे की डेथ हो सकती है। तो फिर इसका फिर हल क्या है, इसका हल ये है कि उस सांप के जहर के खिलाफ, उस एंटीजन के खिलाफ हमें कोई बना बनाया कभी एंटीबॉडी मिल जाए ना, वो तो फौरन से जो है उसको ख़त्म कर देगा। तो फिर मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो है वो एंटी सीरम मौजूद होते हैं सांप के जहर के खिलाफ। हर सांप के जहर का अलग-अलग एंटी सीरम होता है। तो फिर वो टीका लगा दिया जाता है ह्यूमन को, टीका लगाने से वो एंटीबॉडी बने बनाए हमने बॉडी में एंटर किए, और वो फ़ौरन से एंटीबॉडी ने क्या किया, जाके सांप के जहर को ख़त्म कर दिया। तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स है मतलब बड़ी जल्दी से जो है वो एंटीबॉडी जो हमने एंटर किए हैं बाहर से, उन्होंने जरासीम को ख़त्म कर दिया है।
नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा सांप का वो जहर का टीका लगा लिया और दूसरी दफ़ा आपको सांप काटे तो पहला टीका जो है वो अभी भी आपके अंदर असर रखता हो, यानी आपको दोबारा फिर टीका लगवाना पड़ना है। तो ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा वो आपने जो टीका लगवाया था वो हमेशा हमेशा के लिए आप में वो एंटीबॉडी रह गया। नो, वो जो हमने बाहर से एंटीबॉडीज़ बनाए हैं वो एंटीबॉडी कुछ अरसे के लिए हमारी बॉडी में रहेंगे फिर ख़त्म हो जाएंगे, यानी हमारी बॉडी के खुद के नहीं है। अगर खुद के होते वो तो हमेशा रहने थे, जैसे वो खुद वाले एक्टिव इम्यूनिटी है। उसके बाद जो है लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ डिक्रीज विद टाइम, के एंटीबॉडीज़ जो हमने बाहर से एंटर किए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ थोड़े होते जाते हैं। ऑलवेज रिक्वायर न्यू एंटीबॉडीज़ के, हमें हमेशा पैसिव इम्यूनिटी के केस में हमें हमेशा जो है नए एंटीबॉडीज़ चाहिए होते हैं। और इस केस में मेमोरी सेल भी नहीं प्रोड्यूस हो रहे। मेमोरी सेल तो बच्चों तब प्रोड्यूस होने हैं जब हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाती। तो ये तो एंटीबॉडी बने बनाए हमने एंटर किए हैं। तो इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, पैसिव इम्यूनिटी के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं जी? एंटी विनम, जो भी मैंने सांप की एग्जांपल दी है। मदर्स मिल्क, मदर्स का जो मिल्क है वो भी जो फर्स्ट स्पेशल मिल्क कौन सा? कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम जो है हम कहते हैं फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर आफ्टर बर्थ। जब बेबी की पैदाइश होती है, पैदाइश के बाद जो सबसे पहला मिल्क होता है मदर का, वो बेबी को ज़रूर पीना चाहिए। बिकॉज उस पहले मिल्क के अंदर मदर के जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं वो मौजूद होते हैं, यानी मदर ने जितने भी जरासीम से वो सारी ज़िंदगी फाइट किया है, उसके जितने भी एंटीबॉडीज़ बने हैं उसके जिस्म में वो मौजूद हैं उस मिल्क में। तो वो जब मिल्क बेबी पिएगा, बेबी में बने बनाए एंटीबॉडीज़ आ गए, उसको खुद नहीं बनाने पड़े। तो वो बने बनाए एंटीबॉडीज़ बेबी के अंदर कुछ अरसा रहते हैं और ये उसे जरासीम से बचा लेते हैं, और उतनी देर में बेबी की बॉडी खुद से भी एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर चुकी होती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है जो है मदर का फर्स्ट मिल्क। उसके बाद एप्लीकेशन जो हैं पैसिव इम्यूनिटी के एप्लीकेशन, इसका फ़ायदा कैसे उठाया जा रहा है जी? हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, या रेबीज़ जो है, जो अगर कुत्ता काट जाए, उसके बाद स्नेक बाइट जो है यानी सांप काट जाए, या मुख्तलिफ जो जब जानवर काटते हैं उनके लिए ये पैसिव इम्यूनिटी के मतलब के कह लें कि जितनी भी मेडिसिन हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद है जी लास्ट हमारे पास है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम में, यानी कि एड्स। एड्स जो है, एड्स को डेफिशिएंट इम्यून सिस्टम, एड्स के केस में होता क्या है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। बिकॉज एड्स डायरेक्ट जो है जाके लिम्फोसाइट्स पे अटैक कर रहा होता है। इसके अलावा जो है एड्स की वजह से काज ऑफ डेथ, इतना इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है कि मरीज़ों की डेथ हो जाती है इसमें। और क्योर जो है, एड्स का इलाज अभी तक प्रॉपर नहीं आया। इसका मतलब यही है कि इसके एहतियात ही है कि आप जो है ब्लड लेने देने से गुरेज करें। ब्लड जो अगर लें तो उस प्रॉपर उसका टेस्ट करवाएं। उसके अलावा जो है जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर तक महदूद रखें। और जो है ब्लेड वगैरह जो है, हजाम के पास जाएँ तो ब्लेड वगैरह जो है न्यू इस्तेमाल करें। उसके बाद ट्रांसमिशन जो है एड्स के, हम ये पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, डिटेल से हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। एड्स का ट्रांसमिशन भी हमने अच्छी तरह से पढ़ी है कि सेक्सुअल कांटेक्ट से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह से हो रही होती है, या डॉक्टर से अगर इंजेक्शन लगाए तो न्यू सिरिंज यूज़ करनी चाहिए। तो जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं डॉक्टर के पास, उन्हें वो प्रॉपर जो है न्यू सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना चाहिए। और ये हमारे पास ये लेक्चर ख़त्म हुआ।